हाँ जी, लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक पढ़ लिया था। यहाँ तक इस आई थिंक स्लाइड तक हमने पढ़ा था कि जब आप किसी चीज की पावर वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो कैरेट साइन वगैरह यूज करते हैं। उसके अलावा ये मुख्तलिफ नीचे कीज हैं, शॉर्टकट कीज दी हुई हैं कि कैसे आप किसी एक्सप्रेशन को ट्रेडिशनल वे में मैथमेटिका में आप राइट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको कंप्यूट करवा सकते हैं। आगे ये हमारे पास इसी से कंटिन्यू करते हुए मल्टीप्लिकेशन है। जब आप किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी टू एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह करके है। या तो आप 2*5 लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 10 मिल जाएगा। या विदाउट अस्टेरिक भी है कि आप इस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर को यूज ना करें, जस्ट आप 2 लिखें और उसके बाद आप स्पेस दे दें और स्पेस के बाद दूसरा इंटीजर लिख लें। तो ये स्पेस को भी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कंसीडर करता है और उसको मल्टीप्लाई करके 10 जो है वो आउटपुट में दे देगा। ठीक है। और बाकी उसके बाद मैथमेटिक्स में जब मल्टीपल ऑपरेटर इन्वॉल्व होते हैं, ये मल्टीपल ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने होते हैं, तो उसकी जो सीक्वेंस है, जो प्रायोरिटीज हैं, वो ऐसे ही है जैसे मैथमेटिक्स के अंदर है। ये चीज आपने पहले पता होगा आपको कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस से क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है इसका, पता है जी किसी को? रिपीट करें। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसका क्या मतलब होता है प्रेसिडेंस? नो सर, अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो उसमें मतलब चारों फैक्टर इन्वॉल्व हो, जैसे डिवीजन भी हो, प्रोडक्ट भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, तो फिर उसको हम इस सिस्टम से चलाते हैं कि पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं, फिर प्रोडक्ट, फिर प्लस। सर जी आवाज कट रही है। सर डीमास रूल उसे कहते हैं। हाँ जी, इसका ठीक कहा आपने। इसका मतलब ये होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कि अगर एक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं या ऑपरेशंस हैं, जैसे प्लस का है, डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, या उसके अलावा कुछ और ब्रैकेट्स वगैरह या जो कुछ है, तो आप उस एक्सप्रेशन को किस वे में सॉल्व करते हैं, मतलब कौन सा ऑपरेटर जो है, ऑपरेशन जो है वो पहले परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। तो इस तरह करके ना कुछ प्रायोरिटीज डिफाइंड है मैथमेटिक्स के अंदर। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी जिस ऑपरेटर की या जिस ऑपरेशन की, वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड। तो जिस तरह प्रायोरिटी वाइज ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। लाइक जैसे अभी इस एग्जांपल में हमारे पास ये 3+4 आगे स्पेस 5 है, तो स्पेस हमने अभी पीछे देखा कि स्पेस का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, स्टेरिक होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब इसमें दो ऑपरेशन है हमारे पास, एक मल्टीप्लिकेशन का है और एक हमारे पास एडिशन का है। तो मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है और जो एडिशन है उसकी प्रायोरिटी जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 और जो उसका रिजल्ट होगा वो फिर 3 उसमें सम अप हो जाएगा और एट द एंड 23 रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, तो अगर हम ये इसको थोड़ा चेंज करना चाहें कि नहीं पहले स्टेरिक मतलब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म ना हो, हमारे पास पहले एडिशन हो जाए फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो हमें फिर इसमें ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी पड़ती होती हैं। तो मतलब यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट 3+4 ब्रैकेट क्लोज फिर आगे 5। तो फिर ये क्या होगा कि पहले जो प्रिंसेस होती हैं या ब्रैकेट्स जो होती हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो इवेल्युएट होगा और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो फिर आउटर ब्रैकेट से आउटर जो एक्सप्रेशन है उसके साथ वो फिर परफॉर्म होगी कैलकुलेशन। तो उस केस में हमारे पास जो आंसर होगा वो 4+3 पहले 7 आंसर आएगा और फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 35 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, मीन के the priority to perform an expression या an operation by using its operator precedence performance या priority। तो सबसे पहले ये कुछ लिखा हुआ है कि पावर जो होती है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, बल्कि पावर से भी पहले ब्रैकेट्स जो होती हैं वो होती हैं प्रिंसेस।
और उसके बाद पावर है, पावर के बाद जो प्रोडक्ट होती है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की होती है, और फिर उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होती है। तो ये कुछ इस तरह करके इनकी प्रायोरिटीज हैं। पहले ब्रैकेट्स जो जहाँ कहीं पे भी होंगी वो परफॉर्म होंगी, फिर उसके बाद पावर अगर कहीं है एक्सप्रेशन में तो वो वाला टर्म जो है वो पहले इवेल्युएट होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन लास्ट में जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो है प्रेसिडेंस, वो प्रायोरिटी जो है वो सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम है। तो अगर कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हों जिनकी प्रायोरिटी फॉर एग्जांपल सेम हो, जैसे यहाँ पे ये अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो ये हमारे पास 3 + 4 - 5 हो फॉर एग्जांपल, तो अब इसमें प्लस और माइनस दो ऑपरेटर अगर इन्वॉल्व है तो दोनों की प्रायोरिटी जो है वो सेम है। तो इसमें हम मैथमेटिक्स के अंदर जब सेम प्रायोरिटी हो जाए तो फिर हम लेफ्ट टू राइट उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो 3 + 4 पहले हो जाएगा, फिर जो भी आंसर हो उसमें से -5 हो जाएगा, तो एट द एंड आपको 2 आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज जी? सर यस सर। यस सर। ठीक है सर ये इनपुट खुद देनी है, मतलब इनपुट 12 इज इक्वल टू ये 12 दिया हुआ था ये सर, ऊपर 2 स्टैटिक 5 इसकी इनपुट 11 है, और जो सर नेक्स्ट है इसकी 10 है, जो 2 में सर स्पेस दिया हुआ है इसकी इनपुट 10 है, तो ये खुद देनी पड़ेगी। क्या चीज खुद देनी पड़ेगी सर? इनपुट ये जो 11 लिखा हुआ है और ये 10 लिखा हुआ है। नहीं, ये इनपुट 11 और ये जो 10 है ये हमने पहले बात की थी कि मैथमेटिका में जब हम एक्सप्रेशन राइट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको नंबर देता है। जस्ट आपने एक्सप्रेशन लिखना होता है 2 स्टैटिक 5, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको इनपुट 11 और आउटपुट 11 उसके जो रिजल्ट होगा उसको आउटपुट 11 मतलब खुद ही नाम दे देता है। ये हमने खुद नहीं देना होता, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका। ओके सर। हाँ जी। अच्छा, ये आगे हमारे पास है फंक्शन राइटिंग के। जब हम कोई फंक्शन राइट करते हैं तो कैसे करते हैं मैथमेटिका में। अभी हमने पीछे काफी सारी एग्जांपल्स में फंक्शन लिखे भी थे, तो यहाँ पे जस्ट आपको बताने के लिए कि फंक्शंस जो है जब भी आपने राइट करना है तो उसका जो नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज होगा, कैपिटल होगा। जैसे इस केस में ये फैक्टर है, फैक्टर फंक्शन का नेम है, जो हमें x⁻5 - 1 इस एक्सप्रेशन के प्राइम फैक्टर देगा। तो इसमें जो f कैपिटल है ये बता रहा है कि ये फंक्शन का नेम है, ठीक है। और आगे ये ब्रैकेट्स जो है ये भी बता रही हैं कि ये आर्गुमेंट्स होंगे फंक्शंस के। तो कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट लिखी हुई हो तो आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये फंक्शन है या नहीं। तो यही दो इसके जो है ना वो फीचर्स हैं या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं। पहला ये कि जो नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद उस नेम के आगे ब्रैकेट्स होनी जरूरी है। तो ब्रैकेट्स जो है वो ये बताती हैं कि इन ब्रैकेट्स के अंदर हम आर्गुमेंट्स देंगे, वो आर्गुमेंट्स जिनके ऊपर फंक्शन जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लाइक जैसे सम की बात करें तो सम करना है तो सम का फंक्शन बनाना हो तो हम SUM, S कैपिटल लिख देंगे SUM, और उसके बाद आगे ब्रैकेट्स के अंदर वो वैल्यूज देंगे जिनके ऊपर सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है फंक्शन में, लाइक 2 और 2,5। तो इसका मतलब ये 2 और 5 जो है ये दो हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं जिनके ऊपर सम ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे भी फंक्शन हो दो तरह से आप पता कर सकते हैं। एक तो नेम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो और सेकंड आगे ब्रैकेट्स होनी चाहिए और ब्रैकेट्स के अंदर आर्गुमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि ये एक फंक्शन है जी, ठीक है जी सर। यस सर। और इसी तरह हमने प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स में ये देखा था कि जब हम फंक्शंस लिखते हैं तो इसमें एक थर्ड जो पॉइंट है वो हम ये ऐड कर सकते हैं कि अगर आपका फंक्शन का नेम 2 वर्ड्स पे है, 2 वर्ड्स से मिला के बना हुआ है, तो जो हर वर्ड होगा उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे ये फैक्टर आगे देखेंगे फंक्शंस हैं, ये पहले भी हमने कुछ देखे थे, तो उसमें जो सेकंड वर्ड भी होता है फंक्शन का उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल ही होता है। ये नीचे कुछ बिल्ट इन फंक्शंस लिखे हुए हैं कि फॉर एग्जांपल जब हम
फंक्शंस वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं, तो फंक्शंस जो होते हैं मैथमेटिका के अंदर, उनका जो नेम होता है वो उसके जो ऑपरेशन है उससे ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये नहीं है कि हमने फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर रूट का जो फंक्शन नेम है वो SQRT, ये मीनिंगफुल नेम है, बजाय कि हम ABC नाम दे दें, तो ऐसे नहीं होता। तो मैथमेटिका में यूजर्स को ये फैसिलिटेट करने के लिए कि वो इनको इजीली रिमेम्बर कर सके और फिर उसके बाद जहाँ पे जरूरत पड़े इनको राइट अप कर सके, तो नेम जो है वो उसके ऑपरेशन से सिमिलर होगा। तो जितने भी ये हम देखेंगे आगे, ये पहले हमने फंक्शंस पढ़े हैं, तो जो नेम होते हैं वो उनके ऑपरेशन से मैच करते होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ठीक है सर, रिपीट कर दें। यस सर। जी सर। हाँ जी, सर, हम कोई एग्जांपल ये दे कहना हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, तो फैक्टर का फंक्शन जो है वो कोई ABC नाम से नहीं होना चाहिए। वो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है FACT और फैक्टर, तो ये इजी है कि हमें पता चल जाए, जब हम कहीं पे पढ़ेंगे फैक्टर तो हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन हमें फैक्टर्स बना के देगा किसी एक्सप्रेशन के। तो इसी तरह हमने फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी चीज का, तो ये नीचे बुलेट्स में थर्ड पे लिखा हुआ है SQRT, तो हमें पता चल जाएगा कि SQRT स्क्वायर रूट का अब्रीविएशन हो सकता है, ये उससे मिलता जुलता है। तो ये फंक्शन जो है ये हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए होगा, ये लॉगरिथम के लिए होगा, ये कोई डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, उसको कैलकुलेट करने के लिए। ये D जो है ये हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए है। इसी तरीके से इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट का फंक्शन होना चाहिए। मतलब इस तरह मिलते जुलते नेम होने चाहिए फंक्शंस के। और मैथमेटिका में ऐसे ही है कि जब कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है तो उससे उसका फंक्शन का जो नेम है वो उस ऑपरेशन से मिलता जुलता होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि मतलब फंक्शन कुछ और और उसका आंसर, उसका फंक्शन नेम कुछ और। तो जो ऑपरेशन होगा उसी तरह का फंक्शन का नेम भी होगा। ये लिखा हुआ है कि क्यों फंक्शन के नेम से रेलेवेंट होना चाहिए या फुल नेम होना चाहिए। तो ये नीचे दो पॉइंट्स हैं कि नॉट श्योर अबाउट द फंक्शन एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफिक टास्क। समटाइम हमें नहीं पता कि स्क्वायर रूट के लिए कोई फंक्शन है या नहीं। तो जब हम मैथमेटिका में SQR लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें बताएगा कि इस तरह का कोई फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, वो कंप्लीट नेम फिर हम उसको यूज कर लेंगे। इस तरह इंटीग्रेट करना है किसी चीज को तो INT लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें बताएगा कि ये इंटीग्रेट का फंक्शन इस नाम से अवेलेबल है। मतलब टाइपिंग टाइम भी आपको इजी रहता है। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है टू कंप्यूट। जी जी सर, इंटीग्रेट में INT जो लिखना है वो सारे कैपिटल होंगे कि फर्स्ट कैपिटल होगा? फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ये रूल है, इसको ध्यान में रखें कि जब भी किसी फंक्शन का नेम लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो इंटीग्रेट अगर लिखना है तो इंटीग्रेट अगर फंक्शन नेम है तो इसका मतलब ये होगा कि उसका फर्स्ट लेटर I जो है वो कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे ये सेकंड बुलेट के अंदर है कि टू कंप्यूट द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ ऑपरेशन का नेम जो है वो कॉन्जुगेट से पता चल रहा है कि हम जो फंक्शन का नेम है वो भी इसी ऑपरेशन से मिलता जुलता कॉन्जुगेट ही होगा। या CONG लिखेंगे तो मैथमेटिका में खुद ही बताएगा कि इस नेम से कोई फंक्शन है या नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज ये नीचे लिखी हुई है स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं फॉर फंक्शन आर्गुमेंट्स। ये पहले बात हो गई लास्ट स्लाइड पे। और ये नेक्स्ट चीज हमारे पास है करली ब्रैकेट्स। ये करली ब्रैकेट्स जो है ये भी हम फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं। तो ये करली ब्रैकेट्स जो है जब कोई फंक्शन हम देंगे तो करली ब्रैकेट्स दूसरी जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट्स उनके अंदर होंगी। ये करली ब्रैकेट्स हमेशा, ये नहीं होगा कि करली ब्रैकेट बाहर हो और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो अंदर हो। तो जैसे ये अभी इस एग्जांपल में ये ब्रैकेट्स हैं तो ये स्क्वायर, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट अपना करली ब्रैकेट्स ये इसके अंदर होनी चाहिए। और इनका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि रेंज ऑफ वैल्यूज डिफाइन करना। मतलब आपके अगर ज्यादा पैरामीटर्स हैं तो आप करली ब्रैकेट्स दे के उन पैरामीटर्स को यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वो कुछ फंक्शन हमने डिफाइन किया था, फॉर एग्जांपल ग्राफ उसका लाइक यहाँ पे
अगर आप इसको देखें तो ये प्लॉट जो है ये फंक्शन का नेम है, और इस करली ब्रैकेट और इस करली ब्रैकेट्स के अंदर ये सारा जो है ये फंक्शन है, मतलब इसके पैरामीटर्स होंगे, और पैरामीटर्स यहाँ पे दो दिए हुए हैं, एक इस कॉमे से इस साइड पे और एक इस कॉमा के इस साइड पे, तो दो आर्गुमेंट्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं। तो इसमें ये जो पहला पैरामीटर है इसके अंदर फर्दर मजीद दो फंक्शंस है, मतलब 2 वैल्यूज हैं। तो इन दो वैल्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए, ये राइट करने के लिए फिर हम करली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर 3 फंक्शन होते तो कॉमा दे के हम फिर कर लेते, थर्ड फंक्शन लिख लेते। तो इस तरह करके करली ब्रैकेट्स जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करती हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख लें, ये दूसरा पैरामीटर है फंक्शन का, तो इसके जो वैल्यूज हैं वो x 0 और 2 पाई हैं, तो ये भी करली ब्रैकेट्स के अंदर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स हैं, ये एक आर्गुमेंट है, ये दूसरा आर्गुमेंट है। तो किसी आर्गुमेंट की अगर रेंज हो, मतलब मल्टीपल वैल्यूज हो, तो उसके लिए फिर आपको ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, और अगर कुछ इस तरह ना हो तो फिर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इधर सिंगल वैल्यू होती और इधर भी सिंगल फंक्शन होता तो फिर हमें इन ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, हम जस्ट प्लॉट लिखते, आगे इस ब्रैकेट के बाद साइन एक्स लिख देते, फिर आगे ये वाला कॉमा दे के आगे एक्स या 1 या 5 कोई एक सिंगल वैल्यू दे देते। जब मल्टीपल होंगी वैल्यूज तो फिर हमें करली ब्रैकेट के अंदर उनको कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। करली ब्रैकेट्स जो है ये हमारे पास लिस्ट ऑफ और रेंज ऑफ वैल्यूज को वो रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इन करली ब्रैकेट्स का एक और यूज भी है फंक्शन से हटके। अगर आप फंक्शंस नहीं लिखते, आप कुछ एक वेक्टर जो है या मैट्रिक्स जो है उनको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फिर भी आप इन करली ब्रैकेट को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक वेक्टर है, उसके अंदर 3 नंबर्स हैं, तो हम ये करली ब्रैकेट दे के उसके अंदर फिर 3, 2, 5 फॉर एग्जांपल ये 3 वैल्यूज हैं, तो इस तरह करके वेक्टर जो है वो हम बना सकते हैं। तो ये आगे देखते हैं, आ जाएंगी एग्जांपल्स। क्लियर है ये चीज? जी सर। यस सर, यस सर। अभी आप इसको देख लें, ये हमारे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, और हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आप राइट करने का ये प्रोसीजर देखें कि आपने करली ब्रैकेट्स और उनके अंदर a, b, c। अब यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है ना, ये आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा चले, आ रही है आवाज, ठीक है, वो नेटवर्क का इशू होगा किसी के पास। तो अभी ये है कि इसमें हमने क्या किया है कि कोई फंक्शन नहीं है ना ही उसके कोई यहाँ पे आर्गुमेंट्स हैं, ये जस्ट ब्रैकेट्स के अंदर हमने वैल्यूज दे दी हैं और फिर आगे डॉट दे के x, y, z। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से ये एग्जांपल जो अभी हमने वो पीछे देखी, प्लॉट कर रहे हैं, हमारे पास प्लॉट फंक्शन वही है, लेकिन इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर दो इसके आर्गुमेंट्स हैं सेम उसी तरह से, लेकिन ये जो पहला आर्गुमेंट है ये अब सिंगल फंक्शन है। ठीक है, और ये जो है आर्गुमेंट इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो इसके लिए हमने करली ब्रैकेट यूज की है, इसके लिए हमने करली ब्रैकेट यूज नहीं की। ठीक है, तो ये जस्ट साइन, और साइन चूंकि खुद फंक्शन है, फिर इसकी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये पूरे अंदर साइन को एक्सप्लेन कर रही है। साइन में फिर आगे x+2 फिर साइन का फंक्शन है और ये उसके आगे x उसकी वैल्यू है। ठीक है जी सर। हाँ, इसी तरह ये नीचे एग्जांपल दी हुई है इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेट पूरा वर्ड है, नेम है उसका इंटीग्रेट, और आगे ये ब्रैकेट हो गई और इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट तक ये इसके अंदर आर्गुमेंट्स हैं, तो दो ही हैं। पहला कॉस फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है, और आगे जो है ना उसकी वो वैल्यूज हैं x के हिसाब से करना है, और 1 से b तक उसकी कोई लिमिट है, जो भी है कुछ इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है जी सर। यस सर। हाँ, इंटीग्रेट के लिए पूरा इंटीग्रेट है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ d यूज होगा। ठीक है, तो इसके लिए पूरा डिफरेंशिएट नहीं है। हाँ जी, तो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, है कोई क्वेश्चन? नो सर। कोई नहीं।
अच्छा चलें। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके एंड पे हम सेमी कॉलन दे देते हैं, और कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके एंड पे सेमी कॉलन नहीं देते। तो सेमी कॉलन देने का या ना देने का क्या मकसद होता है? वो ये होता है कि सम टाइम जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि मैथमेटिका उसको इवेल्युएट तो करे, मतलब कंप्यूट करे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमें डिस्प्ले ना करे, हमें शो ना करे। तो जब हम ये चाहते हैं कि उसका रिजल्ट हमें शो ना हो तो हम उस एक्सप्रेशन के एंड पे सेमी कॉलन लगा देंगे। अदरवाइज सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो हमें कैलकुलेशन के बाद फौरन हमें मिल जाएगा। जैसे अभी इस एग्जांपल में नीचे लिखा हुआ है इनपुट 18 में कि ये nums इज इक्वल टू रेंज, मतलब हम क्या चाहते हैं कि 10,000 तक जो रेंज ऑफ वैल्यूज हैं वो नंबर्स हम लेना चाहते हैं और उनको मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हैं। तो इसमें NUMS जो है नम्स, ये एक वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू सारी जाके स्टोर हो जाएंगी। तो इसके एंड पे हमने सेमीकोलन दे दिया है। तो अब जब ये स्टेटमेंट इवेल्युएट करेंगे तो मैथमेटिका इसको जब रन करेगी तो वो हमें वो रेंज ऑफ वैल्यूज शो नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। और नीचे इनपुट 19 में आप देख रहे हैं कि अप्लाई जब हमने किया, मतलब प्लस उन सबको ऐड किया उन वैल्यूज को, तो अब इसमें सेमीकोलन नहीं है एंड पे। तो जैसे इसको रन करेगा मैथमेटिका तो उसका जो आंसर है वो हमें आउटपुट में दे देगा। समझ आई बात की जी? जी सर। Yes, sir. नो सर। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इस स्टेटमेंट में, इस स्लाइड में, कि हम क्या करना चाहते हैं कि 1 से लेकर 10,000 तक जितने भी ये नंबर्स हैं इन सब की हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो हमें सम करना पड़ता है उन नंबर्स को, और जो भी सम का रिजल्ट है उसको नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिवाइड करना पड़ता है। अगर 10 वैल्यूज हैं तो उनको उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, 20 वैल्यूज हैं तो 20 पे डिवाइड करते हैं उनके सम को। तो अब इस केस में हमें पहले तो नंबर्स पता होना चाहिए, 1 से लेकर 10,000 तक कौन कौन से नंबर्स हैं बिटवीन। तो वो रेंज का फंक्शन जो है वो हमें ये चीज दे रहा है। हमने रेंज लिखा और आगे ब्रैकेट में 10,000 लिखा, तो ये फंक्शन हमें 1 से लेकर 10,000 तक जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 चलते चलते 10,000 तक, वो सारे हमें जो है वो देगा, और वो हम एक वेरिएबल है उसमें स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास नंबर्स आ गए तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उनको सम करना है। तो हमने अप्लाई का फंक्शन कॉल किया और अप्लाई में हमने दो चीजें दी। एक तो नम्स मीन वो सारे नंबर दे दिए जो हमने इधर स्टोर करवाए थे लेके, वो सारे नंबर, और उनके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है? प्लस। तो ये उन सबको सम अप कर देगा, ठीक है। ये हम पहले भी इस स्टेटमेंट को देख चुके हैं पीछे, परफेक्ट नंबर कैलकुलेट करते वक्त, वहां पर भी सेम कुछ इसी तरह का हमने किया था। तो अब ये फंक्शन, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो ये हमें उन सब का सम दे देगा। ये नीचे सम कैलकुलेट होके आ गया, मतलब 1 से लेकर 10,000 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको अगर आप सम करें तो एट द एंड ये उनका रिजल्ट है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए? उस सम को टोटल नंबर्स के ऊपर डिवाइड करना चाहिए। तो हमें टोटल नंबर्स कैसे पता चलेंगे? ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा है लेंथ, और आगे ब्रैकेट्स के अंदर नम्स, मतलब इस नम वेरिएबल में जितने भी नंबर स्टोर हैं वो 8,000 बनते हैं, 10,000 बनते हैं, जो भी हैं वो सारे ये हमें वो वैल्यू दे देगा। वो अगर 10 हुए, 20 हुए, 10, हमारे केस में अभी वो कितने होंगे? ऑलमोस्ट 10,000 नंबर्स होंगे। तो डिवाइड हम किसके ऊपर कर रहे हैं? परसेंटेज। ये परसेंटेज नहीं है, ये हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था कि ये जो आउटपुट हमें मिलती है, इस आउटपुट को फर्दर हम नेक्स्ट यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस में। तो उसको यूज करने का हमने कहा था कि दो मेथड्स हैं, या तो आप पूरा आउट लिखें और आगे करली ब्रैकेट्स में उसका नंबर दें, या फिर आप परसेंटेज दे के नंबर दे सकते हैं। तो अभी इस केस में मतलब ये वाला जो परसेंटेज है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउट और आगे ब्रैकेट 19। इसका मतलब क्या है कि ये वाली सारी वैल्यू, ठीक है। या तो हम
यहाँ पे ये वाली पूरी वैल्यू दे सकते थे, लिख सकते थे स्टैटिकली, या फिर हम क्या कर सकते थे कि इस चीज को दे सकते थे, यहाँ पे लिखा होता आउट ब्रैकेट में 19, या उसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है कि परसेंटेज दे के आगे 19 लिख सकते थे। तो मैथमेटिक का फिर इसका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली वहां से ले लेता। लेकिन यहाँ पे हमने 19 भी नहीं दिया और ये भी नहीं लिखा, सिर्फ परसेंटेज दे दिया, तो इसका मतलब मैथमेटिक का ये करेगा कि जो लास्ट एग्जाम्पल कैलकुलेट हुई है जो अभी 19 है, उस 19 को ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंसीडर कर लेता है। जब आप कोई नंबर नहीं देते तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो प्रीवियस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है उसको यहाँ पे वो यूज कर लेता है। ठीक है, तो ये उसको सिंप्लीफाई करेगा, जो भी आंसर हुआ वो यहाँ पे नीचे आपको मिल रहा है, नजर आ रहा है। क्लियर है ये चीज जी? सर अगर किसी चीज के हमने परसेंटेज निकालनी हो तब हम क्या यूज करेंगे फिर? परसेंटेज आपको पता है कि परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाइड पे 100 कर देते हैं, तो आप सेम इसी तरह एक्सप्रेशन लिख के मल्टीप्लाइड पे 100 कर देंगे तो जस्ट वो परसेंटेज हो जाएगी। ये मे भी इसका कोई बिल्ट इन फंक्शन भी हो परसेंटेज का, ये देखेंगे आप। ओके सर। लेकिन यहाँ पे आपको समझाना ये नहीं था कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करती है। इस स्लाइड पे आपको बताने का मकसद ये था कि किसी फंक्शन में या किसी एक्सप्रेशन को हम सेमी कॉलन से एंड करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, और बगैर सेमी कॉलन के करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि यहाँ पे इसको बताने का मकसद क्या है कि जब हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं किसी एक्सप्रेशन को तो उसकी जो आउटपुट है वो हमें नहीं मिलती। मैथमेटिक का उसको कंप्यूट कर लेता है लेकिन आउटपुट हमें शो नहीं करता, और जब आप सेमी कॉलन नहीं देते तो मैथमेटिक का उसको कंप्यूट करके जो रिजल्ट होता है वो डायरेक्ट वहाँ पे शो होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट 19 स्टेटमेंट के बाद आउटपुट 19 है, लेकिन इनपुट 18 के बाद आउटपुट 18 नहीं। ठीक है जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं, कुछ लेंथी एक्सप्रेशंस होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको हम चाहते हैं कि एक लाइन पे नहीं मल्टीपल लाइंस पे लिखें। तो मल्टीपल लाइंस पे लिखते वक्त हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो उसके ऑपरेंड्स के साथ मतलब जो एंड होना चाहिए वो एक ऑपरेटर से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इधर हम कर रहे हैं 3 asterisk 4, तो अब asterisk इसके अंदर ऑपरेटर है, 3 और 4 जो वो इसके ऑपरेंड्स हैं, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो अब अगर इसको हमने ज्यादा लाइंस पे लेके जाना है या ब्रेकअप करना है इस एक्सप्रेशन को, तो हम क्या करेंगे, 3 asterisk के बाद इंटर प्रेस करके 4 जो है वो नेक्स्ट लाइन पे लेके आ सकते हैं। तो जब आप इसको रन करेंगे तो मैथमेटिका इसको एक ही एक्सप्रेशन कंसीडर करेगी और इसको जो है वो आउटपुट आपको 12 जो है वो दे देगा। ठीक है जी। सर ये जो हिस्टेरिक लिखा है ये 4 के स्टार्ट में भी तो लिख सकते थे ना? क्या कर सकते थे सर? ये जो हिस्टेरिक लिखा है ये 3 के तो ये 4 के स्टार्ट में भी तो लिख सकते थे। नहीं, मतलब इसका एक्सप्रेशन ऐसे होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन को आप देखें ना, 3 asterisk 4, तो ये ऐसे करके पूरा एक्सप्रेशन है। अब आप इसको देखें कि एक्सप्रेशन को जब आपने ब्रेक करना है, 2 लाइनों पे लेके जाना है, तो मैंने कहा कि जब आप ब्रेक करेंगे तो आपने ये ध्यान में रखना है कि उसका जो ब्रेक करने का जो पॉइंट है वो किसी ऑपरेटर पे होना चाहिए, मतलब किसी प्लस माइनस डिवीजन इस चीज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर मैथमेटिका जो है वो इसको एक एक्सप्रेशन कंसीडर नहीं करेगा, वो फिर इसको 2 एक्सप्रेशन कंसीडर करेगा, या वो आपको कोई एरर दे देगा कि इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता वगैरह। तो जरूरी है कि इसको इसी लिए आप करें। कोई और समझ आई बात?
Yes, sir. सर ये स्टैटिक सर स्पेस देख स्टैटिक पुट करना है। जरूरी नहीं है स्पेस दे के करें। ओके सर। अभी आप इस एग्जांपल में देखें कि इसमें 3 दिया और स्टैरिक हमने निचली लाइन पे ले गए, स्टैरिक 4 इधर रख दिया। तो अब मैथमेटिका ने क्या किया, उसका आंसर हमें 3 दे दिया। उसने समझा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये जस्ट 3 तक है, एक ही नंबर है और उसी नंबर को डिस्प्ले करना है। उसने जैसे लिखा आपने वैसे ही उसने तो सर कैलकुलेशन जी स्टैटिक की जगह हम लोग प्लस माइनस कुछ भी पुट कर सकते हैं ना? डिपेंड करता है आपका एक्सप्रेशन किस टाइप का है। बिल्कुल ओके सर। कुछ पावर्स हो सकती है, इंटीग्रेशन जो चीज मर्जी हो आपका, लेकिन साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी हो, लेकिन ऑपरेशंस ऑपरेटर्स तो उसमें कोई ना कोई होते हैं ना। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो इस वे में करना है। ये 4 अगली लाइन में लिखना लाजमी है जो आप बता रहे थे ये इनपुट 21 में? जरूरी नहीं है, मतलब आप एक ही लाइन में लिख दें। बताने का मकसद ये था कि अगर एक्सप्रेशन एक लेंथी एक्सप्रेशन है, लंबा एक्सप्रेशन है और एक लाइन पे नहीं आ रहा, तो आप उसको मल्टीपल लाइन पे ब्रेकअप करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे करके उसको कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल आपको बता, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब आगे नेक्स्ट ये इनपुट 23 में आप देखें कि यही इनपुट 22 वाला एक्सप्रेशन वहां पे हैंडल किया गया है। मतलब कहने का ये था कि हमने कहा था कि स्टैरिक पे ब्रेक होना चाहिए, तो तब जो है वो उसको कंसीडर करेगा जैसे ये इनपुट 21 में। अदरवाइज वो जो पहला ऑपरेंड है उसी को आउटपुट दे देता है, उतना ही एक्सप्रेशन कंसीडर करता है। लेकिन अगर आप इस वे में करना चाहते हैं तो फिर आप ब्रैकेट्स से एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट से ही उसको एंड करेंगे। तो ओपनिंग ब्रैकेट से क्लोजिंग ब्रैकेट तक सारा एक एक्सप्रेशन, फिर आप इसको ओपनिंग ब्रैकेट से क्लोजिंग ब्रैकेट तक इसको कंप्यूट करेगा और जो रिजल्ट है वो आउटपुट। ठीक है जी सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है कि कुछ कमेंट्स वगैरह अगर हमने ऐड करना। कमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसा सेंटेंस होता है, दूसरे लफ्जों में आप कह लें, या सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो आप राइट करते हैं किसी स्टेटमेंट को या एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। और जब मैथमेटिका जो है इसको रन करेगी एक्सप्रेशन को, तो ये जो कमेंट्स होते हैं ये इवेलुएट नहीं होते, ये रन नहीं होते, मैथमेटिका उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एक लेंथी क्वेश्चन है और एक पेपर या एक पेपर पे नहीं, एक पेज पे नहीं सॉल्व हुआ, 2 या 3 पेजेस में वो क्वेश्चन चला गया है, तो फॉर एग्जांपल थर्ड पेज पे जाके आपने कोई वहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.1 यूज किया, तो वो 0.1 कहाँ से वैल्यू आई, तो आप उस थर्ड पेज पे एक्सप्लेन करने के लिए छोटी सी लाइन लगा के या सर्कल लगा के लिख देते हैं कि ये फर्स्ट पेज में 4th लाइन से कंप्यूट होकर ये वैल्यू आई। तो ये कमेंट्स हैं। इसका क्वेश्चन से कोई या क्वेश्चन के जो स्टेप्स हैं उससे ये कोई रेलिवेंट नहीं होता, जस्ट ये डिटेल बतानी होती है, एक्सप्लेन करना होता है किसी चीज़ को। तो कमेंट्स मीन के ऐसे वर्ड्स या ऐसे स्टेटमेंट्स जो किसी एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम कमेंट्स जो हैं वो अपने एक्सप्रेशंस में दे सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। समझ आई बात कि कमेंट्स क्या होते हैं? जी सर। तो कमेंट्स देने का जो प्रोसीजर है, सिंटैक्स है कि कैसे आप दे सकते हैं, वो आप सिंपली कैसे दे सकते हैं, ब्रैकेट और उसके बाद आगे स्टैरिक और बिटवीन जो भी आपने डिटेल लिखनी है वो लिखें, फिर स्टैरिक और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो कोड में या जहाँ पे आप राइट कर रहे होंगे एक्सप्रेशन, अगर कुछ इस तरह की चीज आ जाती है जिसमें ब्रैकेट और स्टैरिक से वो चीज स्टार्ट हो रही है और क्लोज भी स्टैरिक और ब्रैकेट पे हो रही है, तो इसको मैथमेटिका ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये कमेंट्स हैं, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, इनको रन नहीं करना, इनको एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, तो अभी ये एक एग्जांपल है इनपुट 24
ये डी है यहाँ पे, जैसे मैंने पीछे बात की कि डी का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है इस चीज को। जी सर। फंक्शन है साइन एक्स उसको, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास उसने cos x निकाली, ठीक है। तो नीचे अगर इसको देखें तो हमारे पास ये, अब हमने इस चीज को कमेंट्स के साथ किया हुआ है, कमेंट्स लगा के सेम ऊपर वाली एग्जांपल को। तो हमने सेम लिखा फंक्शन है, लेकिन इसको आप ऐसे देखें, हमने पहले डी लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर साइन और आगे ये एक्स लिखा, मतलब यहाँ तक, और कॉमा दे दिया। कॉमा के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये एक कमेंट्स जो है वो एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सर जी आपकी आवाज नहीं थी आ रही तो। अच्छा, इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कमेंट्स को। ऊपर वाली एग्जांपल और नीचे वाली एग्जांपल सेम है, ऊपर वाली एग्जांपल जो है और नीचे वाली दोनों सेम है, लेकिन नीचे वाली जो एग्जांपल है उस पर कमेंट्स ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो कमेंट्स हैं वो आप देख रहे हैं कि कैसे ऐड किए हुए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कॉमा तक एज इट इज लिखने के, और फिर आगे हमने क्या किया है, ये कमेंट दे दिया, ये सारा डिफरेंशिएट को इग्नोर कर देता है कि ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। क्लियर है जी? जी सर। यस सर। अच्छा, ये हमारे पास फिर आगे कुछ और वेज हैं किसी फंक्शन को राइट करने के। अभी हमने ये मेथड हमने पढ़ा हुआ है, ये इनपुट 25 वाला, कि हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फिर हम आगे आर्गुमेंट्स दे देते हैं। तो वो फंक्शन जो है मैथमेटिक का, उसको रन करके जो भी आउटपुट होती है वो दे देता है, ठीक है। एक ये वे है लिखने का। दूसरा वे ये है कि हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन का नेम देके आगे @ साइन और फिर उसके बाद आर्गुमेंट दे देते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले आर्गुमेंट दे दें, फिर आगे 2 फॉरवर्ड स्लैशेस दे के फिर आगे फंक्शन का नेम दे दें। तो ये तीनों जो है ये डिफरेंट वेज है। ये 26 और 27 तब यूज करना है जब आपके पास पैरामीटर या आर्गुमेंट एक ही हो, या मल्टीपल आर्गुमेंट्स हो, मतलब 2 हो। तो 2 के लिए उसकी जो नोटेशन है वो नीचे इनपुट 28 में है, या आप पहले जो है वो दे सकते हैं पहला आर्गुमेंट, फिर आगे टाइल्ड साइन दे के फंक्शन का नेम, फिर आगे टाइल्ड साइन और आगे दूसरा पैरामीटर। तो 2 पैरामीटर वाला या 2 आर्गुमेंट्स वाला जो फंक्शन है उसको आप इस तरह करके भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये मुख्तलिफ वेज हैं लिखने के। क्लियर है? यस सर। जी सर। यस सर। तो ये वैसे जर्नल वे है लिखने का। ये जो वे है इस इनपुट 26 का, इसको हम प्रीफिक्स नोटेशन कहते हैं, जिसमें फंक्शन का नेम पहले होता है और पैरामीटर्स जो है वो बाद में होते हैं, तो इसको हम प्रीफिक्स नोटेशन कहते हैं। इसको हम पोस्ट फिक्स कहते हैं, फंक्शन का नेम बाद में होता है, पहले पैरामीटर होते हैं, और ये होता है इनफिक्स नोटेशन।
जिसके अंदर फंक्शन का नेम जो है वो पैरामीटर्स के इन बिटवीन होता है। ठीक है सर सेकंड वाला रिपीट कर दें। सर सेकंड मतलब ये सिंपल वे हमारे पास एक्सप्रेशन को लिखने का सिंपल वे है, या स्टैंडर्ड वे आप कह सकते हैं, ऐसे करके लिखा जाता है। और इनसे हट के अगर लिखना तो ये मुख्तलिफ वेज हैं। ये जो 26 वाला है इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन का मतलब कि आप फंक्शन का नेम पहले लिखते हैं और उसके जो पैरामीटर हैं या आर्गुमेंट हैं वो बाद में लिखते हैं, एट द रेट ऑफ सिंबल के बाद। ठीक है, ये जो नोटेशन है इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन। इसमें फंक्शन का नेम बाद में होता है, पैरामीटर पहले होंगे। ठीक है, और ये जो है ये इनफिक्स नोटेशन होता है। इस फंक्शन का नेम जो है वो पैरामीटर्स के दरमियान में होता है, मिडल में होता है इसका। ठीक है, बाकी आउटपुट सेम आएगी, फंक्शन सेम है कि हम एक नंबर है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। क्लियर है जी? यस सर। ये आपने जो माइक्स है ना वो ऑफ कर लिया करे, जब किसी ने कोई बात करनी है तो उसको ऑन किया करे, नहीं तो वैसे ही उसमें ना साउंड्स आते रहते हैं। अच्छा, इनपुट लिखने के यहाँ पे हमने ये वैसे पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको ये करके भी कुछ दिखाया था कि वैसे तो जब हम लिखते हैं डायरेक्टली तो हम फंक्शन का नेम आगे ब्रैकेट्स में उसके आर्गुमेंट्स वगैरह दे देते हैं तो उसको रन करते हैं तो एग्जीक्यूट हो जाता है। दूसरा हमने कहा था इसका एक ट्रेडिशनल वे है। ट्रेडिशनल वे में हम इंटीग्रेट की बजाय इंटीग्रेट का साइन लिखते हैं। जैसे आप कॉपी पे जब आप सॉल्व करते हैं या बुक्स में लिखा होता है तो इंटीग्रेशन का साइन है, फिर आगे आगे वो फंक्शन है और dx है। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रेडिशनल वे है। तो किसी भी एक्सप्रेशन को आप ट्रेडिशनल वे में भी लिख सकते हैं या मैथमेटिका का अपना जो स्टैंडर्ड वे है उसके साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 1/sin x है तो आप 1/sin x ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और 1 और नीचे ये लाइन दे के फिर आगे sin x भी लिख सकते हैं। सही है, और इंटीग्रेशन का साइन दे सकते हैं। साइन ना देना हो तो आप इंटीग्रेट का पूरा कीवर्ड फंक्शन नेम लिख के फंक्शन के हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह हमने वो पावर का भी किया था कि आप कैरेट साइन के थ्रू 2 कैरेट साइन 5 मतलब 2⁵ ऐसे भी लिख सकते हैं, या कैरेट का सिंबल इग्नोर कर दे 2⁵ जैसे आप वैसे ट्रेडिशनल वे में लिखते हैं तो वैसे भी लिखा जा सकता है। तो उसके लिए कुछ कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज थी, कंट्रोल के साथ 6 वाला बटन जो है वो प्रेस करते हैं तो वो कैरेट साइन की जगह ऑटोमेटिकली उसको पावर 5 में ले जाता है, पावर में। इसी तरह ये हमारे पास है कि आपने दो लिस्ट है हमारे पास या वेक्टर्स हैं और आप उनमें से या सेट्स हैं, आप उनमें उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। तो मैथमेटिका में जी पर वो जो हमने लास्ट पिछली स्लाइड में आपने इंटीग्रेशन लिखी है, मतलब उसको एक जर्नल वे में हमने लिखा था जी सर। उसके ऊपर अगर हमने लिखनी हो लिमिट्स लिखनी हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखनी हो इंटीग्रेशन के ऊपर, वो सर हम कैसे लिखेंगे? वो कैसे लिखेंगे? वो इंटीग्रेट जैसे ये भी लाइन नंबर 29 है, यहाँ पे अगर आप देना चाहते हैं तो आप करली ब्रैकेट लगाएं, एक्स लगाएं, कॉमा, फिर आगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दे सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके ब्रैकेट्स। कॉमा के बाद सर जी 2 आर्गुमेंट्स है ना यहाँ पे इंटीग्रेट के, पहला फंक्शन है और फिर एक्स है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे और x हो जाएगा, फिर कॉमा 0 to 1 फॉर एग्जांपल है तो कॉमा 0 कॉमा 1 फिर आगे करली ब्रैकेट क्लोज और फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके होगा सर जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये थी x कॉमा 1 है तो यहाँ पे x कॉमा 0 कॉमा 1 इस तरह करके हो जाता। ठीक है जी सर, समझ आ गया। तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। 2 सेट्स हैं हमारे पास और उसमें से इंटरसेक्शन में इनके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने लेने हैं, तो उसका रिजल्ट हमें a कॉमा b मिल गया। तो ये इंटरसेक्शन फंक्शन के थ्रू है। आपने फंक्शन पूरा लिखा है, जैसे हम पहले पढ़ चुके थे कि जो ऑपरेशन होता है
उससे रेलिवेंट नेम होता है फंक्शन का। तो अब हम इंटरसेक्शन करना चाहते थे तो इंटरसेक्शन पूरा लिखा है। तो आगे हमने ये ब्रैकेट और ये वाली जो ब्रैकेट है दोनों इनके दरमियान 2 पैरामीटर दिए हैं। तो ये पहला पैरामीटर है, पहला सेट है, कॉमा फिर आगे दूसरा सेट है। इस तरह कोई तीसरा होता तो कॉमा तीसरा सेट लिख देते, तो एट द एंड में जो है ना उसमें से कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो मिल जाते। और जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है कि आप दरमियान में इस तरह करके साइन डालें इंटरसेक्शन का, तो ये भी आप लिख सकते हैं। अब ये वाले जो ट्रेडिशनल सिंबल्स हैं ये डायरेक्ट कीबोर्ड से आप नहीं लिख सकते, तो इसके लिए इनकी शॉर्टकट कीज बनी हुई है। शॉर्टकट कीज समझते हैं ना क्या होती है कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज? हाँ जी, जब आप किसी बटन को प्रेस करते हैं ना, फॉर एग्जांपल टाइपिंग आप करते हैं, आपने इस पे मोबाइल पे भी किया होगा कि जब आप एस का बटन प्रेस करते हैं तो उधर मैसेज बॉक्स में एस लोअर केस में लिखा होता है, और जब आपने कैपिटल करना होता है तो आप क्या करते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके एस जो है वो प्रेस करते हैं तो एस कैपिटल लिखा हुआ आ जाता है। या एक शिफ्ट का बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर जो भी लेटर लिखेंगे वो कैपिटल लिखा जाता है। तो ये शॉर्टकट की है, मतलब ऐसा चीज जो कि नॉर्मली ना हो, आप मुख्तलिफ कीज को कंबाइन करके मुख्तलिफ बटन्स को कंबाइन करके प्रेस करें तो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो उन बटन्स को फिर हम शॉर्टकट कीज कहते हैं, स्पेशल बटन्स। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स हैं डेरिवेटिव का, या उसके बाद ये इंटीग्रेशन का, ये यूनियन का वगैरह वगैरह, तो जैसे ए बटा बी लिखते हैं, ए ओवर बी, तो वो वाली जो लाइन वगैरह वगैरह, ये सारे जो है इनको हम स्पेशल कीज या शॉर्ट थ्रू। तो मैथमेटिका में मैं आपको सेंड करूंगा, शेयर करूंगा एक फाइल, उसमें मैथमेटिका में जितने भी ये शॉर्टकट कीज हैं वो सारी की सारी दी हुई होंगी, तो आपने उनमें से जो कॉमन यूज की हैं वो आपने याद कर लेनी है कि ये चीज करनी हो तो कैसे करेंगे, ये करनी हो तो कौन सी शॉर्टकट की होगी, तो वो कॉमन उसमें से जो है वो आपने कर लेनी है, वो काफी सारी उसमें दी हुई है। अच्छा, आगे हमारे पास मैथमेटिका एक्चुअली जो है प्रोग्राम जो है हमारे पास, ये वोल्फ्रेम मैथमेटिका, ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोग्राम्स है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोग्राम्स। पहला जो है उसको हम नोटबुक कहते हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसमें आप मेन्यूज, बटन्स और टेक्स्ट वगैरह कमांड्स जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्रंट एंड इसको हम कहते हैं, एक प्रोग्राम ये है, और जो है वो कर्नल जो होता है इसको हम बैक एंड प्रोग्राम कहते हैं, नोटबुक को हम फ्रंट एंड प्रोग्राम कहते हैं। कर्नल को हम बैक एंड इस वजह से कहते हैं जो है ना वो रन हो रहा होता है। फ्रंट पे आपको नोटबुक की स्क्रीन नजर आ रही होती है, उसमें आप लिख रहे होते हैं, और जब आप परफॉर्म करते हैं तो बैक एंड पे जो है ना वो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है या कंप्यूट हो रहा होता है। या दूसरे लफ्जों में आप ऐसा कह लें कि आपने इनपुट देनी है और आउटपुट देनी है, तो ये आपने नोटबुक के थ्रू होना है, और बैकएंड जो भी कैलकुलेशंस होनी है वो सारी कर्नल परफॉर्म करेगा। इस तरह से आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही। क्या करना सर आवाज नहीं आ रही, और हमें जो है उसका जो वो कैलकुलेशंस कौन करता है, वो कैलकुलेशन कर रहे थे। आ रही होगी आवाज? रिपीट कर दें सर, नहीं आवाज आई अभी आई है। हाँ जी, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये वोल्फ्रेम मैथमेटिका जो है ये 2 सॉफ्टवेयर्स को मिल 2 प्रोग्राम मिला के, एक जो है उसको हम नोटबुक कहते हैं और दूसरा जो है वो, और इनके अल्टरनेटिव। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज कट करा रही है, सर आवाज नहीं आ रही।
सर जी वैसे भी काफी पढ़ लिया है, आवाज भी नहीं आ रही। जी सर। आवाज नहीं आ रही। क्या चीज है नोट काफी है सर जी, काफी नहीं क्या होता है कि आवाज नहीं आ सिग्नल्स नहीं आ सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, सिग्नल सर आवाज नहीं थोड़ा सबको आवाज नहीं आ रही। सर अब आवाज आ रही। सर अब चलें ठीक है अब आ रही है। इससे पहले की आवाज फिर चली जाए इसको पहले बिल्कुल जल्दी जल्दी जो है ना रिपीट कर लेते हैं। तो Yes, sir, repeat. बात हो रही थी कि मैथमेटिका दो प्रोग्राम से मिलकर बना हुआ है, एक नोटबुक और एक नोटबुक। यूजर आवाज नहीं आ रही। जो चला रहा होता है मैथमेटिका को, तो उस मैथमेटिका को जो हम कोड लिखते हैं वो हम नोटबुक में लिख रहे होते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है कि मैथमेटिका के साथ यूजर की जो कम्युनिकेशन है वो की जाए, इनपुट दी जाए और आउटपुट नोटबुक फंक्शंस हैं। बैकएंड पे जो कैलकुलेशंस हैं वो कर्नल ने करनी होती हैं। कर्नल हमें कंप्यूट करके उसका रिजल्ट हमें दे देता है आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो यूजर का कर्नल के साथ कोई लिंक नहीं होता। यूजर का जो लिंक होता है वो नोटबुक के साथ होता है। तो ये कर्नल कौन होता है? कर्नल सॉफ्टवेयर है। अभी हमने ये देखा ना कि जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। वो बैकएंड पे कैसे कैलकुलेट हुआ हमें नहीं पता, कौन कौन से स्टेप थे। कैलकुलेशन जो हो रही होती है बैकएंड कर्नल कर रहा होता है। कर्नल भी एक नोटबुक की तरह सॉफ्टवेयर भी है जो बैकएंड पे कैलकुलेशन कर रहा होता है। अब कोई एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट होता है, एक एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट होता है, जस्ट 5 मिनट्स मोर। एक एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये कुछ स्टेप लिखे हुए हैं कि यूजर क्या करता है, इनपुट देता है वो एक्सप्रेशन जो है नोटबुक के अंदर, मतलब फ्रंट एंड के अंदर, और नोटबुक क्या करता है सॉफ्टवेयर उसको सेंड करता है कर्नल की तरफ। ठीक है, कर्नल को भेज देता है और कर्नल क्या करता है उसके रिजल्ट को कंप्यूट करता है और उसको बैक भेज देता है कंप्यूट करने के बाद रिजल्ट को नोटबुक को, और एट द एंड नोटबुक जो है वो हमें उस रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। तो ये इस तरह करके मैथमेटिका में काम होता है। पहले यूजर इनपुट देगा नोटबुक के थ्रू, नोटबुक उसको कर्नल की तरफ सेंड कर देता है, कर्नल उसको कंप्यूट करता है, रिजल्ट जो भी आता है उसको वो वापस नोटबुक की तरफ सेंड करता है और नोटबुक जो है वो फिर यूजर को डिस्प्ले कर देता है रिजल्ट। अब इन दोनों के दरमियान, नोटबुक और कर्नल के दरमियान, एक थर्ड चीज भी होती है जिसे हम मैथ लिंक कहते हैं। मैथ लिंक क्या एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, या ऐसे समझें कि कुछ रूल्स हैं कि नोटबुक और कर्नल जो है वो आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे इनपुट देंगे, कैसे आउटपुट देंगे, कैसे कंप्यूटेशन होगी, तो वो मैथ लिंक जो है वो डिफाइन करता है। तो एक तीसरी चीज यहाँ पे मैथ लिंक भी है। इस स्लाइड में एक सिंपल दिखाया गया है कि ये हमारे पास फ्रंट एंड है नोटबुक जिसे हम कह रहे थे, और ये बैक एंड है कर्नल है हमारे पास, और ये दरमियान में मैथ लिंक है। इस मैथ लिंक का पर्पस क्या है कि इधर से चीजें लेकर इधर सेंड कर देनी और इधर से लेकर इधर भेज देनी। ठीक है, और इसका कोई खास रोल नहीं है इसमें। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूजर है, उसने एक एक्सप्रेशन राइट किया, 2 + 3 इनपुट दी है, और फ्रंट एंड ने क्या किया, वो आउटपुट लेकर मैथ लिंक को सेंड किया। मैथ लिंक ने वो इनपुट जो है वो बैक एंड को भेज दी है कर्नल को। कर्नल ने इसको यहाँ पे कंप्यूट किया, उसका जो रिजल्ट मिला 5, वो 5 उसने क्या किया, वापस बैक मैथ लिंक को भेजा है। मैथ लिंक ने वही रिजल्ट जो है वो सेंड किया है फ्रंट एंड को, और फ्रंट एंड ने वही रिजल्ट जो है वो यूजर को डिस्प्ले किया है। तो इस तरह करके ये जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको? ये मैथ लिंक के बारे में लिखा हुआ है कि मैथ लिंक जो है वो क्या करती है, ये कम्युनिकेशन करवाती है नोटबुक और कर्नल के दरमियान। ना सिर्फ नोटबुक और कर्नल के दरमियान बल्कि नोटबुक और बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक सी या जावा, उसका कोई प्रोग्राम है तो उसको भी आपको हेल्प करती है उधर से ट्रांसलेट करके रन करवाने में, या कर्नल को दूसरे वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट के साथ लिंक करने के लिए। वो हमने एक एग्जांपल देखी थी
डेटाबेस वाली, एक फाइल वाली, तो वो फाइल में भी एक्सेल की हो या स्प्रेडशीट की हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो, किसी की भी हो, तो कर्नल जो है वो उसके साथ भी लिंक क्रिएट करता है बाय यूजिंग मैथ लिंक। ये 3 मेजर रोल्स हैं मैथ लिंक के। ये हमारे पास कुछ एरर्स हैं हमारे पास कि जब हम कुछ टाइप्स करते हैं तो कुछ एरर। सर बस करें। काफी याद के लिए सर आप मुझे पढ़ाई जा रहे हैं प्रोग्राम। सर जी पूछें। सर जी, वो जो पीछे आपने प्रोग्राम सी और जावा बताया है वो किसके लिए यूज होते हैं, वो किस पर्पस होता है उनका? जिस तरह ये मैथमेटिका तो हम इसमें यूज करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है? ये सी और जावा जो ये सिर्फ लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। उसमें भी जैसे मैथमेटिका में ये स्टेट्स लिखते हैं, कोड लिखते हैं, इसी तरह उनका अपना वे है कोड लिखने का। तो यहाँ पे देने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कोड लिखा हुआ है आपने और आप उसको मैथमेटिका के थ्रू रन करवाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, सी का कोड या जावा का कोड, तो वो कोड जो है उसको पहले इधर लेके आना पड़ेगा मैथमेटिका में। तो वो लिखा हुआ है कि जो मैथ लिंक है वो हेल्प करता है नोटबुक की कि वो सी वाला कोड उस वहां से रीड करके इधर जो है वो लाया जा सके, ताकि बाद में फिर उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। ओके सर, वो करनी पड़ेगी स्टेटमेंट पूरी। क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट पूरी चेंज करनी पड़ेगी। वो हमें नहीं करनी पड़ेगी, वो मैथमेटिका करेगा खुद ही, ये मैथ लिंक करेगा। सर जी काफी है आज। बस यहाँ के 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं, छोटे छोटे 2 पॉइंट्स, 2 बातें सिर्फ बताने हैं। सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, ये मैं कर दूंगा शेयर। ये कॉमन एरर्स हैं हमारे पास कि जब हम टाइप करते हैं तो एरर्स आ जाते हैं ना, तो इन्हें हम टाइपिंग एरर कहते हैं या सिंटैक्स एरर कहते हैं लिखने में। तो जैसे ये एग्जांपल दी हुई है कि जब आप SIN, एक्चुअली ये फंक्शन का नेम है, और आप SINE लिख देते हैं तो ये क्या करता है, उसको रन नहीं करता, एज इट इज उसी फंक्शन को नीचे आउटपुट में दे देता है, मतलब कंप्यूट नहीं करता, कोई रिजल्ट नहीं देता। तो ये एरर है। इस तरीके से आप समटाइम क्या करते हैं, फंक्शन के स्पेलिंग गलत कर देते हैं। ये जैसे इंटीग्रेट के नीचे स्पेलिंग गलत है, तो जब आप लिखेंगे तो वो इसी तरह एज इट इज आपको आउटपुट देगा। मतलब कहने का ये है कि जब आप कोई चीज मिस टाइप करते हैं या उसके स्पेलिंग या उसके आगे ये ब्रैकेट या आर्गुमेंट्स, तो वो आपको कोई आउटपुट नहीं देता मैथमेटिक का, वो आउटपुट में एज इट इज आपको वही फंक्शन दे देता है। तो आपको पता चल जाना चाहिए जब आउटपुट नहीं मिली, एक्सपेक्टेड आउटपुट जैसे 3 + 2 5 मिलना चाहिए था, हमें 5 नहीं मिला, कुछ और मिला है, तो इसका मतलब है कि हमें राइटिंग करते वक्त इनपुट स्टेटमेंट में कुछ एरर्स हैं हमारे पास। ये इसी तरह आर्गुमेंट्स के एरर हैं। लॉग को 2 आर्गुमेंट चाहिए तो हमने 3 दे दिए हैं। इसी तरह फैक्टर इंटीजर है, ये हमें प्राइम फैक्टर देता है इंटीजर नंबर्स के, तो यहाँ पे हमने आर्गुमेंट में 12.5 दे दिया है, तो ये फ्रैक्शनल नंबर का नहीं निकालेगा। तो इसी तरह जब आप टाइपिंग करते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि आप पता नहीं उसका एग्जैक्ट नेम क्या होगा फंक्शन का, तो आप हेल्प ले सकते हैं मैथमेटिका में। तो हेल्प लेने का मेथड जो है वो सिंपल है कि आप क्वेश्चन मार्क्स लिखें और आगे उस फंक्शन का नेम लिखें, वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प में बता देगा कि आपने इसको करेक्ट कैसे। प्लीज रिपीट कर दें ये वाला सर रिपीट कर दें। हाँ जी, तो हम ये देख रहे थे कि जब हम स्पेलिंग एरर या कोई आर्गुमेंट्स एरर दे देते हैं, हमें राइटिंग टाइम नहीं पता चलता कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है उस फंक्शन को, या उसके कितने पैरामीटर होंगे, किस टाइप के होंगे, एग्जैक्ट नहीं पता होता, तो एरर आ रहे हैं आपको नहीं पता, तो आप हेल्प ले सकते हैं मैथमेटिका से। आप कैसे ले सकते हैं? आप सबसे पहले क्वेश्चन मार्क्स लिखें और आगे उस फंक्शन का नेम लिखें। जब आप फंक्शन का नेम लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको मैथमेटिका उसकी डिटेल शेयर करेगा कि ये फंक्शन कैसे राइट कर सकते हैं। सर स्टैटिक क्यों है इंटीग्रेशन के ऊपर? स्टैटिक हाँ जी, ये निचला जो है इसमें अगर आपको पूरा नाम नहीं पता, तो स्पेलिंग भूल गए लेकिन नेम पता है, इंटीग्रेशन ही है लेकिन स्पेलिंग नहीं पता, तो आप इनिशियली जहाँ तक आपको एग्जैक्ट पता है तो आप INTEG, अगला में आपको डाउट है तो आप आगे एस्टेरिक लिख के जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको लिस्ट बता देगा कि इससे आप अपना INTEG से शुरू होने वाले फंक्शन ने मैथमेटिका में कौन कौन से हैं। तो मतलब ऐसे वो सारे फंक्शन आपको मैथमेटिका शो कर देगा
जिनके शुरू में INTEG आते हैं, ठीक है, तो वहां से आप देख के फिर करेक्शन कर सकते हैं, राइट। जी सर। चलो ठीक है इतना काफी। जी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सर। सर जी वो स्लाइड अल्लाह हाफिज शेयर सर।